अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम नुमान खालिद है और आपको यूट्यूब के इस मुनफरद चैनल होम ऑफ़ अकाउंटेंसी पे खुशामदीद कहते हैं। स्टूडेंट, आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 के बारे में डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 4 जो है वो हमारे पास एडजस्टिंग एंट्री से मुतल्लिका चैप्टर है। इससे पहले कि हम लोग डिस्कशन का आगाज़ करें, जो व्यूअर्स चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन का साइन प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले नए लेक्चर की बर वक्त इतला मौसूल होती रहे। स्टूडेंट, ये जो चैप्टर नंबर 4 है हम इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, इसका इंट्रोडक्शन बिल्ड करते हैं। ये है चैप्टर नंबर 4 ईडीएम के नाम से जो आपका सब्जेक्ट होता है उसका, और ये एक कंपलसरी क्वेश्चन में से है। जो इस चैप्टर को हम लोग डिस्कस करते हैं, हम नाम देते हैं जी अकाउंटिंग साइकिल एंड अक्रूवल और डेफरल जो चीज़ें होती हैं। हम लोग जब इस चैप्टर की बात करते हैं तो फर्स्ट जो मेन कॉन्सेप्ट इसमें डिस्कस किया जाएगा वो होगा एडजस्टिंग एंट्रीज़ का। एडजस्टिंग एंट्रीज़ किसको कहते हैं, पहले हम लोग देखते हैं कि एंट्री किसको कहते हैं। अ प्रोसेस, एक ऐसा अमल ऑफ एंट्रिंग जिसमें हम लोग दाखिल करते रहते हैं फाइनेंशियल माली इंफॉर्मेशन को, मालूमात इन जर्नल इज़ कॉल्ड एंट्री, और बाज़ औक़ात इसको हम लोग जर्नल एंट्री भी कहते हैं। जर्नल में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को लिखने का नाम जर्नल एंट्री है। अब बात है जी एडजस्टिंग एंट्री किसको कहते हैं। एडजस्टिंग एंट्री अ प्रोसेस, ये एक अमल होता है ऑफ फुलफिलिंग, जो पूरा करता है रिक्वायरमेंट्स, ज़रूरियात को, ऑफ मैचिंग कॉन्सेप्ट एंड अक्रूवल अकाउंटिंग, जो अक्रूवल अकाउंटिंग और मैचिंग कॉन्सेप्ट की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है, हम उस एंट्री को एडजस्टिंग एंट्री कहते हैं। अच्छा जी, ये मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है और अक्रूवल अकाउंटिंग क्या है, इसको थोड़ा सा हम लोग डिफ़ाइन कर देते हैं। मैचिंग कॉन्सेप्ट ये कहता है रेवेन्यू ऑफ अ पर्टिकुलर पीरियड, एक ख़ास अरसा वक़्त की आमदनी मस्ट बी मैच, ये मुआजना इनका होना चाहिए, कंपेयर होना चाहिए विद दी एक्सपेंस ऑफ डेट पर्टिकुलर पीरियड। डेट्स मीन एक्सपेंस और रेवेन्यू को दोनों को सेम पीरियड से बिलोंग होना चाहिए। मीन्स के हम लोग प्रीपेड एडजस्टमेंट करते हैं प्रीपेड एक्सपेंस की, हम कहते हैं इसको एक्सपेंस में से माइनस कर दो, करंट एसेट के तौर पर लिख दो, तो बुनियादी तौर पर वो एक्सपेंस नेक्स्ट पीरियड से बिलोंग कर रहा होता है। अब बात करते हैं अक्रूवल अकाउंटिंग की। अक्रूवल अकाउंटिंग में कहा जाता है, इसको हम लोग उर्दू में कहते हैं उधार वाली अकाउंटिंग। उधार वाली अकाउंटिंग में सूरत हाल क्या होती है, इस अकाउंटिंग में कहा जाता है कि आपने एक्सपेंस को एक्सपेंस लिख लेना है, जैसे ही आप बेनिफिट ले लें, चाहे उसके बदले में पेमेंट करें या ना करें, मस्ट बी रिकॉग्नाइज द एक्सपेंस एज पेड, रिकॉग्नाइज द एक्सपेंस एज incurred either paid or not। डेट्स मीन कि आपने अपने एम्प्लॉय से एक महीने के लिए काम करवा लिया, बेनिफिट आपने ले लिया, आपने चाहे अभी सैलरी उसको ट्रांसफ़र की है या नहीं की, आपके लिए वो एक्सपेंस है। मैंने किसी एक जगह पे अपना लेक्चर डिलीवर कर दिया है, चाहे मैंने उसके बदले में पैसे लिए हैं या नहीं लिए, मेरे लिए वो रेवेन्यू बन चुका है। इसको हम लोग नाम देते हैं कि ये हमारे लिए अक्रूवल अकाउंटिंग का कंसेप्ट है, कि जिसमें
कैश बेसिस के ऊपर ट्रांजैक्शन को ऑब्जर्व नहीं किया जाता। ऑन द बेस ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट, कि हमारी तरफ से इवेंट कंप्लीट हो गया तो फिर हम लोग उसको कंसीडर कर लेते हैं कि ये हमारे लिए एक्सपेंस हो चुका है। और अगर हम उसके बदले में सर्विसेज दे चुके हैं या गुड्स रेंडर कर चुके हैं, चाहे कैश रिसीव हुआ है या नहीं हुआ, तो हम उसको रेवेन्यू लिख लेंगे। सो वो वाली ट्रांजैक्शन जो मैचिंग कंसेप्ट और अक्रूवल अकाउंटिंग की रिक्वायरमेंट को पूरा करती हैं, हम उसको नाम देते हैं एडजस्टिंग एंट्रीज। एडजस्टिंग एंट्रीज की 4 इकसाम होती हैं, 4 टाइप्स होती हैं। इसमें से एक टाइप को हम लोग नाम देते हैं, जिसमें हम लोग टाइप 1 कन्वर्टिंग एसेट इनटू एक्सपेंस। अगर पहले से आपने प्रीपेड की एंट्री कर दी हुई है तो अब अगर आपने उसको एक्सपेंस बना लिया। सेकंड को हम लोग नाम देते हैं, या जो टाइप 2 है, कन्वर्टिंग लाइबिलिटी इनटू रेवेन्यू। कन्वर्टिंग लाइबिलिटी इनटू रेवेन्यू। मिसाल के तौर पर आपने एडवांस किसी से कैश वसूल कर लिया है कोई सर्विस परफॉर्म करने के लिए, तो उसके लिए आपने एंट्री की होगी कैश का अकाउंट डेबिट और अनअर्न्ड रेवेन्यू का अकाउंट बतौर लाइबिलिटी क्रेडिट। तो अब आपने जब इसको सर्विसेज परफॉर्म कर दी तो अनअर्न्ड रेवेन्यू का अकाउंट डेबिट और सर्विस रेवेन्यू लाइबिलिटी क्रेडिट। इसका मतलब है लाइबिलिटी को रेवेन्यू में कन्वर्ट करना। थर्ड और जो फोर्थ टाइप है वो भी इन्हीं से मुतल्लिका है। वो एक होता है जी अकरिंग अनपेड एक्सपेंसेस, मीन्स कि आपने सैलरीज इंकर कर दी हैं लेकिन अभी तक पे नहीं की। अकरिंग अन रिकॉर्डेड रेवेन्यू, आपने किसी को खिदमात दे दी हैं लेकिन अभी तक आमदनी वसूल नहीं की। तो अगर यहाँ तक की गुफ्तगू को समराइज़ करें तो हम कह सकते हैं ऐसी ट्रांजैक्शंस जो अक्रूवल अकाउंटिंग और मैचिंग कंसेप्ट को फॉलो करें, हम उसको नाम देते हैं कि ये हमारे लिए एडजस्टिंग एंट्रीज़ हैं। और ऐसी टाइप जो एसेट को एक्सपेंस, लाइबिलिटी को रेवेन्यू या अनरिकॉर्डेड एक्सपेंस और अनरिकॉर्डेड रेवेन्यू की तरफ लेके आए, हम उनको एडजस्टिंग एंट्रीज़ का नाम देंगे। अच्छा, अब एक पास पेपर का क्वेश्चन करते हैं और हमारा ये फर्स्ट प्रॉब्लम भी है 4th चैप्टर की, इसको हम डिस्कस करते हैं जी। इसमें एग्जामिनर क्या डिमांड करता है वो देखते हैं। ये एक बड़ी आसान और सिंपल सी प्रॉब्लम है। इसकी सिर्फ फर्स्ट रिक्वायरमेंट एनुअल पेपर में आई थी। मैं इसको थोड़ा सा क्लोज कर देता हूँ ताकि आपको रीडिंग में आसानी हो जाए। फ्लोरिडा पाम कंट्री क्लब एडजस्ट इट्स अकाउंट मंथली। ये वाला टाइटल बड़ा वैल्यूएबल है कि एडजस्टमेंट महीने की बेस के ऊपर होनी है। क्लब मेंबर पे देयर एनुअल ड्यूज़ इन एडवांस, वो एडवांस में पे कर देते हैं जनवरी 4 को। द इंटायर अमाउंट इज़ इनिशियली क्रेडिटेड टू अनअर्न्ड मेंबरशिप ड्यूज़। वो जब पेमेंट कर देते हैं ना तो उसको लाइबिलिटी के तौर पर लिखते हैं। एट द एंड ऑफ ईच मंथ, हर महीने के एंड पे, एन अप्रोप्रिएट पोर्शन ऑफ दिस अमाउंट इज़ क्रेडिटेड टू मेंबरशिप ड्यूज़ अर्न्ड guest of the club of each month. An appropriate portion of this amount is credited to the membership dues earned. Guests of the club normally pay green fees before being allowed on the course. The amount collected are credited to green fee revenue at the time of the receipt. Certain guests, however, are billed for the green fee at the end of the month. The following information is available as a source of preparing adjusting entries at December 31st. अच्छा जी, इनकी हमने एडजस्टिंग एंट्री पास करना है। फर्स्ट सोर्स है सैलरीज अर्नड बाय गोल्फ कोर्स एम्प्लॉइज। हम जिस कंपनी के लिए काम करने लगे हैं उसके मुलाजमों ने तनख्वाह कमा ली हुई है। सैलरीज अर्नड बाय गोल्फ कोर्स एम्प्लॉइज हैव नॉट येट बिन रिकॉर्डेड, अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया, आर पेड और अदा भी नहीं किया, अमाउंट टू 9600। 9600 की एडजस्टमेंट हमें करना है और एडजस्टमेंट हमें करना है सैलरी की मद में कि हमने 9600 सैलरी ना ही अभी रिकॉर्ड की है और ना ही अभी तक हम लोगों ने पे की है। मैं ये करने लगा हूँ प्रॉब्लम नंबर 4.1a। जब आप सैलरी के बदले में एंट्री करेंगे तो आप ट्रांजैक्शन लिख देना सैलरी एक्सपेंस का अकाउंट डेबिट
और इसके बदले में आप लाइबिलिटी क्रिएट कर लेना सैलरी पेएबल का अकाउंट क्रेडिट। अमाउंट आपके पास हो जाएगी 9600 की। इसमें आपने जो पहले एक्सपेंस हो चुका था उसको अभी तक रिकॉर्ड नहीं था किया, अब आपने उसको रिकॉर्ड किया है, तो आप इसको कह सकते हैं कि आपने अनपेड एक्सपेंस की एडजस्टिंग एंट्री की है। या अगर आपके पास जो इसकी रिक्वायरमेंट आए तो आप कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू अनपेड एक्सपेंस, आपने अनपेड एक्सपेंस से मुतल्लिका जो है ट्रांजैक्शन की है, सैलरीज एक्सपेंस डेबिट और सैलरीज पेबल का अकाउंट क्रेडिट। अच्छा प्यारे बच्चों, अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। अब बात करते हैं सेकंड एडजस्टमेंट की। सेकंड एडजस्टमेंट के लिए रीड करते हैं, दी थाम्पा यूनिवर्सिटी गोल्फ टीम यूज फ्लोरिडा पाम्स फॉर अ टूर्नामेंट प्लेड ऑन December 30 of the current year. At December 31st, the $1800 owed by the team, ये टीम ने देना है हमारे फॉर्म को, अब फॉर ग्रीन फीस हैड नॉट येट बिन रिकॉर्डेड और बिल्ड, ये आमदनी हमने अभी तक ना ही रिकॉर्ड की और ना ही इसका वाउचर उस फीस को भिजवाया, उस टीम को भिजवाया। तो अब रिकॉर्ड कर लेते हैं, अब वाउचर भी लिख लेते हैं। अच्छा बच्चों, ये हमने किसी को अपना गोल्फ क्लब यूज़ करने दिया था, तो हम इसके बदले में एक रेवेन्यू लिख लेंगे। रेवेन्यू का इंडिकेटर उसने दिया था कि आप इसको ग्रीन फ़ी लिखते हैं, ग्रीन फ़ी रेवेन्यू का अकाउंट क्रेडिट और अकाउंट रिसीवेबल बतौर एसेट डेबिट। अमाउंट आ जाएगी आपके पास 1800 की। यहाँ पे एक्सपेंस जो रिकॉर्ड हो गया था, एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं था किया, अनपेड एक्सपेंस था, वो आपने रिकॉर्ड कर लिया। यहाँ पे अनरिकलेक्टेड रेवेन्यू है, वो आपने रिकॉर्ड किया। इसकी आप नेचर लिख लेना अकॉर्डिंग टू अनरिकॉर्डेड रेवेन्यू। अच्छा जी बच्चों, अब थर्ड की बात करते हैं, तीसरी एडजस्टमेंट की बात करते हैं, तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। Membership dues earned in December for the collection received in January amounting to 106,000। आपने मेंबरशिप ड्यूज़ अर्न कर लिए हैं जो आपने जनवरी में रिसीव किए थे। यहाँ पे उसने मेंशन किया है कि जनवरी में वो एडवांस रिसीव कर लेता है। द इंटायर अमाउंट इज़ इनिशियली क्रेडिटेड टू अनअर्न्ड मेंबरशिप ड्यूज़। ये जो अनअर्न्ड मेंबरशिप ड्यूज़ को क्रेडिट किया था बतौर लाइबिलिटी, तो अब आपने इसको ख़त्म कर देना है। अब आपने ट्रांजैक्शन कर देना है अनअर्न्ड मेंबरशिप ड्यूज़ का अकाउंट डेबिट और इसके बदले में मेंबरशिप ड्यूज़ का अकाउंट क्रेडिट कर दिया जाए। अमाउंट आपके पास आएगी 106,000, 106,000। फर्स्ट पोर्शन था अनरिकॉर्डेड एक्सपेंस, दूसरा था अनरिकॉर्डेड रेवेन्यू और तीसरा था कन्वर्टिंग दी लाइबिलिटी इनटू रेवेन्यू, कन्वर्टिंग लाइबिलिटी इनटू रेवेन्यू। फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं। फोर्थ पॉइंट, फोर्थ एडजस्टमेंट हमारे पास है डेप्रिसिएशन ऑफ द कंट्री क्लब्स गोल्फ कोर्ट इज़ बेस्ड ऑन एन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ 15 ईयर, 15 साल। अच्छा, क्योंकि ये मंथली एडजस्टमेंट होना है तो अगर हम 15 को मल्टीप्लाइड बाय 12 कर दें तो याद रहे 180 महीने इसकी लाइफ है। द कार्ड्स वर ओरिजिनली बीन परचेज फॉर $180,000। द स्टेट लाइन मेथड इज़ यूज। नोट, क्लब हाउस बिल्डिंग वाज कंस्ट्रक्टेड इन 1925 एंड फुली डेप्रिसिएटेड, और इसके ऊपर मुकम्मल डेप्रिसिएशन चार्ज की जाएगी। अच्छा जी, इसकी डेप्रिसिएशन की ट्रांजैक्शन पहले लिख देते हैं। ट्रांजैक्शन होगी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट क्रेडिट। अब ये अमाउंट कैसे आएगी?
1,80,000 हम डिवाइड कर देंगे इसको 180 पे, मल्टीप्लाइड बाय 1 कर देंगे। अब 180 पे क्यों डिवाइड करना है? इसकी टोटल लाइफ है 15 साल, हर साल में महीने हैं 12, इसलिए 180। हमने एक महीने की डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, इसलिए 1 से मल्टीप्लाइड बाय 1,80,000 मल्टीप्लाइड बाय 1/80, तो आपके पास अमाउंट आ जाएगी 1,000 एंड 1,000। इसका मतलब ये हुआ कि हमने कन्वर्ट कर दिया एसेट को एक्सपेंस में। कन्वर्टिंग एसेट इनटू एक्सपेंस। अच्छा जी बच्चों, 5th पॉइंट की बात करते हैं, 5वें पॉइंट की बात करते हैं। 5वें पॉइंट में वो कहता है अ 12-month बैंक लोन in the amount of 45,000 has been obtained by the country club on November 1. Interest is computed at an annual rate of 8%. The entire 45,000 plus all of the interest accrued over the 12-month life of the loan is due in full on October 31st of the coming year. The necessary adjusting entries, जो ज़रूरी एडजस्टिंग एंट्रीज थी, was made on November 30 to record the first month of accrued interest expense. However, no adjustment has been made to record the interest expense accrued in December. हमने एक कर्ज़ा लिया जो 12 महीनों का था, अमाउंट थी उसकी 45,000 और उसके ऊपर सूद का रेट है 8%। हमने नवंबर तक की एडजस्टमेंट कर ली है, दिसंबर की एडजस्टमेंट नहीं की, तो दिसंबर के लिए आप एडजस्टमेंट कर लेते हैं। जब एडजस्टमेंट करेंगे तो ट्रांजैक्शन कर देंगे इंटरेस्ट एक्सपेंस का अकाउंट डेबिट और इंटरेस्ट पेएबल का अकाउंट क्रेडिट। अमाउंट कैसे आएगी? 45,000 मल्टीप्लाइड बाय उसका रेट कर दिया जाएगा, रेट है 8%, मल्टीप्लाइड बाय 1/12, क्योंकि हमने एक महीने का लिखना है। 45,000 8% 1/12, तो अमाउंट आ जाएगी आपके पास 300। ये आपने एक्सपेंस जो पहले से रिकॉर्ड नहीं हुआ था उसकी एंट्री की, इसको आप लिख देंगे अकरिंग टू अनपेड एक्सपेंस। 6 पॉइंट की बात करते हैं, 6ठे पॉइंट की बात करते हैं, 6th एडजस्टमेंट की बात करते हैं। 6th पॉइंट में, 6ठे पॉइंट में या 6th एडजस्टमेंट में कहता है अ 1 year property insurance policy has been purchased on March 1. The entire premium of 7,800 was initially recorded as unexpired insurance। मीन्स कि जैसे ही हमने पेमेंट की तो हमने लिख दिया अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस डेबिट और कैश का अकाउंट क्रेडिट, ये एसेट के तौर पर हमने लिख लिया। अब हमने करना ये है कि जैसे जैसे इस एसेट को यूज़ करते जाना है वैसे वैसे इस अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस को ख़त्म करते जाना है और इसके बदले में इंश्योरेंस एक्सपेंस को लिखते जाना है। हम इसके बदले में ट्रांजैक्शन क्या करेंगे, लिख देंगे इंश्योरेंस एक्सपेंस का अकाउंट डेबिट और इसके बदले में अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस का अकाउंट क्रेडिट। अमाउंट आपके पास कितनी आ जाएगी? 7,800 मल्टीप्लाइड बाय 1/12, क्योंकि 7,800 12 मंथ इंश्योरेंस की पॉलिसी थी, इसमें से हमने एक माह की ट्रांजैक्शन करनी है, तो आपके पास ये अमाउंट आ जाती है 650 एंड 650। ये आपने जो पहले एसेट रिकॉर्ड किया था उसको एक्सपेंस में कन्वर्ट किया। आप यहाँ पे लिख देंगे अकरिंग टू कन्वर्टिंग एसेट इनटू एक्सपेंस। आपने एसेट को एक्सपेंस में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा जी बच्चों, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, नेक्स्ट एडजस्टमेंट की। एडजस्टमेंट नंबर 7 की बात करते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 7 में कहता है इन दिसंबर द फ्लोरिडा पाम्स कंट्री क्लब एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट टू होस्ट द एनुअल टूर्नामेंट। एग्रीमेंट में गए कि हम होस्ट करेंगे एनुअल टूर्नामेंट। फ्लोरिडा सीजन गोल्फ एसोसिएशन द कंट्री क्लब एक्सपेक्ट टू जनरेट द ग्रीन फीस ऑफ $4,500 फॉर दिस इवेंट। वो अभी मुतवक्को कर रहे हैं कि इसकी हम लोग इतनी आमदनी कमा लेंगे। ये हम पॉइंट नंबर 7 की बात कर रहे हैं। आपने यहाँ पे लिख देना है नो एडजस्टमेंट
फॉर फ्यूचर इवेंट, फ्यूचर इवेंट की कोई एडजस्टमेंट नहीं रिकॉर्ड की जाएगी। सो इसके बदले में कोई एडजस्टिंग एंट्री नहीं होगी और ना ही यहाँ पे हम लोग उसकी कोई टाइप डिफाइन करेंगे। अच्छा जी, 8th पॉइंट की बात करते हैं। अनरिकॉर्डेड इनकम टैक्स एक्सपेंस अक्रूड इन दिसंबर अमाउंटिंग टू 19,000, दिस अमाउंट विल नॉट बी पेड अनटिल जनवरी 15। ये जनवरी 15 तक अमाउंट पे नहीं की जाएगी इनकम टैक्स एक्सपेंस की। अब हम ट्रांजैक्शन कर लेते हैं, हम लिख देते हैं जी इनकम टैक्स एक्सपेंस डेबिट और इनकम टैक्स पेएबल का अकाउंट क्रेडिट कर दिया जाता है। 19,000 एंड 19,000, ये आपके पास ऐसा एक्सपेंस था जिसको अभी तक आपने रिकॉर्ड नहीं था किया। इसके बदले में आप लिख देंगे जी अकरिंग टू अनपेड एक्सपेंस, अकरिंग टू अनपेड एक्सपेंस। अच्छा जी रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, अब बात करते हैं कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या थी। इसकी रिक्वायरमेंट थी फॉर ईच ऑफ द अबव नंबर पैराग्राफ प्रिपेयर द नेसेसरी एडजस्टिंग एंट्री इंक्लूडिंग एन एक्सप्लेनेशन इफ नो एडजस्टिंग एंट्री इज रिक्वायर्ड। 4 टाइप्स ऑफ एडजस्टिंग एंट्रीज आर डिस्क्राइब इन द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर। जो मैंने आपको बताया था कि 4 इकसाम है। यूजिंग दीज डिस्क्रिप्शन आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ईच एडजस्टिंग एंट्री इन पार्ट अबव, तो वो मैंने साथ साथ डिफाइन कर दिया कौन सा है। 5th थर्ड पॉइंट, although Florida Palms club house building is fully depreciated in its excellent physical condition, it is in excellent physical condition, explain how this can be। देखो बच्चों 1925 में इन्होंने कंस्ट्रक्शन की थी, उन्होंने बताया हुआ यहाँ पे बिल्डिंग की। अब मामला ये है कि बिल्डिंग जो है वो अपनी फुली मुकम्मल तौर पर डेप्रिसिएट हो चुकी है, लेकिन आपने यहाँ पे लिख देना है एज वी इग्नोर्ड मार्केट वैल्यू सो इट इज़ नॉट एन एक्सीलेंट कंडीशन। हमने मार्केट वैल्यू को इग्नोर कर दिया है, इसलिए ये एक्सीलेंट कंडीशन नहीं है। अच्छा, इसको एनुअल पेपर में प्रेजेंट कैसे करना है। एनुअल पेपर में आपने जर्नल का फॉर्मेट बनाना है और इन ट्रांजैक्शन को आपने नोट डाउन करते जाना है। ये नहीं आगे लिखना। ये बी पॉइंट है जो मैंने इसके साथ साथ सॉल्व किया, इसको बी पॉइंट में अलग से आपने लिखना है कि पॉइंट नंबर 1 के लिए ये, पॉइंट नंबर 2 के लिए ये, 3 के लिए ये, 4 के लिए ये। उम्मीद है कि मुझे आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपको किसी जगह मेरे से रहनुमाई की ज़रूरत हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा विदिन 24 आवर्स को रिस्पॉन्ड कर सकूँ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।